नादरीन, इस वक्त मैं आपके साथ हूँ अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने के लिए मशहूर एडवोकेट महमूद पराचा साहब के साथ जूम के साथ हम उनके साथ शामिल हो रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि आज उनकी खबर छपी है इनकलाब में, जिसमें उन्होंने गुलफशा को जो गिरफ्तार किया गया है यूएपीए के हवाले से, उस पर उन्होंने बहुत ही अहम गुफ्तगू की। आज हम उसी सिलसिले में उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो किस हद तक कानूनी तौर पर बहुत ही मजबूत हैं और आने वाले दिनों में यूएपीए के तहत जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार किए गए हैं उनकी मुकदमात पर उसके क्या असरात होने वाले हैं। ये एक स्पेशल कानून है जिसका पार्लियामेंट ने 2008 में जिसका एनेक्टमेंट करने से पहले ये कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस्तेमाल होना चाहिए और किसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि इसी वजह से आप लोगों को याद होगा कि टाडा एक कानून था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट जी, वो पार्लियामेंट ने लैप्स होने दिया था सन 1997-98 में। और फिर 2004 में जी, जो उसके बाद पोटा आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, उसको पार्लियामेंट ने रिपील किया था 2004 में, ये कहकर ही कि इस तरह के सख्त कानूनों का मिसयूज जो है वो बहुत गलत बात है। तो उसी तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 2008 में आया था, उसका भी बेजा इस्तेमाल ये जो हमारे मुल्क में माइनॉरिटी मुस्लिम्स खास तौर पे और दूसरे SC/ST जो प्रोटेस्ट कर रहे थे CAA NRC के खिलाफ, उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए उसका बेजा इस्तेमाल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। एक तो बुनियादी बात ये तो बुनियादी बात हो गई जी। दूसरी जो एक इसमें बहुत ही टेक्निकल और कानूनी नुक्ता ये है कि क्योंकि ये इतना सख्त कानून है जी जी जी, तो इस सख्त कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत सख्त है बेशक। तो पार्लियामेंट ने इसमें ये माना है कि इसकी जो कार्रवाई है, जो यूएपीए की कार्रवाई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कोर्ट है जो कि सेशन जज की कोर्ट के बराबर ओहदे का होता है, वही इसकी कार्रवाई कर सकता है और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसी की निगरानी में करेगी। स्पेशल कोर्ट की निगरानी में, स्पेशल कोर्ट की निगरानी में, स्पेशल कोर्ट की निगरानी में ही करेगी। जैसे आमतौर पे केसेस होते हैं वो मैजिस्ट्रेट की निगरानी में होते हैं जी, वो इस तरह का सीरियस कानून जो है वो मैजिस्ट्रेट की निगरानी में नहीं होगा बल्कि स्पेशल कोर्ट की निगरानी में ही होगा जी जी। यही बात की बुनियाद पर हमने पहली बार ये बात उठाई थी सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी साहब का जो केस था जी, जो इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस था जी जी, और इसी की बुनियाद पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फिर जमानत भी मिली थी। और इसके बाद काज़मी साहब के केस के बाद पहले कहीं भी स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए थे सरकारों ने, उस केस के बाद बने थे स्पेशल कोर्ट। लेकिन कोविड वायरस लॉकडाउन के बाद स्पेशल कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। इन सारे जो मुकदमे में बंद हुए थे हमारे जितने भी ये बेगुनाह लोग हैं, जामिया के स्टूडेंट सफूरा जरगर को समझ लें, चाहे आप शिफा उर रहमान को समझ लें, चाहे इशरत जहां जो वो लॉयर हैं हमारी, ये सब लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि उनका संवैधानिक आईनी अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार माना जी। तो इनके ऊपर ये झूठा मुकदमा बनाया था, लेकिन पुलिस ने जानबूझ के इनको सेशन जज के बराबर की रैंक का जो स्पेशल कोर्ट होता है उसमें पेश नहीं किया, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल सेल जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो भी कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है जी। और अगर किसी भी इंसान को, भारत के नागरिक को बगैर कानूनी कार्रवाई के, मतलब जो सही कानूनी कार्रवाई है, बंद किया जाता है जेल में, तो उसको हेबियस कॉर्पस, उसके लिए रिट जो होती है हाई कोर्ट में डाली जा सकती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। वही हमने ये अब जो गुलशिफा है जो कि एक बेगुनाह मुस्लिम यंगस्टर है, उसको बंद कर रखा है पुलिस ने। यही हमने हेबियस कॉर्पस डाली है कि आपने ये जो सारी कार्रवाई की है मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उसकी जो कस्टडी है जो जेल में है इस वक्त वो गैर कानूनी है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए जी। ये गुलफशा का पूरा मामला क्या है, इन्हें जो गिरफ्तार किया गया है, तो इस पूरे इनका जो मुकदमा आप देख रहे हैं, आप उनके वकील हैं, तो आप इनके पूरे मामले को समराइज करके आकर हमें बताएं। आप समराइज करके यही है कि वो, उनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो CAA NRC में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस इसी बुनियाद पर उनको यूएपीए लगाया गया है
एक तो उनके ऊपर मुकदमा वो लगाया कि वहां पे दंगा फसाद हुआ, और दंगा फसाद जो किया था जिस इंसान ने, कपिल मिश्रा नाम के, उसको अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर ही नहीं की गई। उसके लिए भी हम लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने, दूसरा फिर जी बताइए यूएपीए तो गलत लगाई है। उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई जिसमें इन सारे लोगों को जी, जो सफूरा जरगर से लेके और ये सब लोगों को एक ही मुकदमा, जो ये झूठा, जो सीधे सीधे पॉलिटिकल आकाओं के कहने पे लगाया गया है, वो मुकदमे में इन सभी लोगों को एक स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है जी। तो वो एक झूठा मुकदमा है, पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद है, जिसकी वजह से टाडा और पोटा इन्हीं हालात की वजह से विड्रॉ हुए थे। तो ये हमारे मुल्क में हालात अब वैसे ही हो गए हैं कि बेजा इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए या लोगों की आवाज दबाने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट दबाने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मिसयूज हो रहा है। ये उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। यही 2 केसेस गुलफिशा के ऊपर है, इसके अलावा उसका कोई केस नहीं है। वो एक स्टूडेंट है सर मुझे ये बताएं कि यूएपीए लगाने के लिए पुलिस के पास क्या जवाब होता है किसी को, कि किसी को भी पकड़ करके किसी पॉलिटिकल प्रेशर में वो यूएपीए लगा दे, उसको क्या जवाब उसके पास होता है? यूएपीए लगा करके बुक करती है, उसके बाद कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट में जाने के बाद सुनवाई होती है, उसके बाद उसके एक लंबा अरसा गुजर जाता है वो निकलने में उसके लिए। तो यूएपीए लगे ना लगे उसके लिए क्या पुलिस को रोका नहीं जा सकता किसी तरीके से पहले से? ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे मुल्क में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। मैंने जैसा आपको कहा कि पार्लियामेंट 2 बार इसको गलत मान चुकी है, इस तरह के सख्त कानूनों को, ड्रैकोनियन लॉज जिन्हें कहा जाता है। जी जी। तो की बुनियादी वजह यही है कि इस तरीके से बेगुनाहों को फंसाया जाता है। तो ये भी कार्रवाई, ये प्रेजेंट सरकार जो है उसी तरह की कार्रवाई कर रही है जिसको पार्लियामेंट ने 2 बार गलत माना जी। और इसका कोई भी जवाब नहीं है। और बल्कि बुनियादी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगनी चाहिए तो वो आरएसएस के उन ऑफिस बेयरर्स के ऊपर लगनी चाहिए, कपिल मिश्रा जैसे या दूसरे जो जिन लोगों ने दंगा फसाद किया जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में दहशत का माहौल है जी। लगनी चाहिए तो उनके ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क में अमन और अमान का खतरा आरएसएस के लोगों की वजह से है, तो उनके ऊपर लगनी चाहिए अगर लग सकती है। वरना जबकि इतने सीरियस माहौल ना हो जाए जिससे मुल्क के अमन और अमान पे खतरा हो, तो यूएपीए इन्वोक करने का कोई जवाब नहीं है। और वैसे भी इसकी एक रेफरेंस पेंडिंग है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें फैसला होना बाकी है। हम लोगों ने ही वो काजमी साहब के केस में ही उठा रखी है, उसमें सरकार बहस करने को तैयार नहीं होती है। वो एक रेफरेंस है, रेफरेंस 1 ऑफ 2012 जी। तो उसमें सरकार कन्नी काटती है बार बार। 8 साल हो गए उसमें बहस करने को, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनकी गलती पकड़ी जाएगी उसमें, और ये झूठे मुकदमे लोगों पे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जर्नलिस्ट पे भी लगाए हैं, जो हमारे लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं, पूना में भी उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया यूएपीए का जी जी, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट थे। तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद और गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और पुलिस के लोगों के खिलाफ और जो लोगों ने इसमें क्लियरेंस दी है गैर कानूनी तौर से ये लगाने के लिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर ये बताएं कि ऐसे कितने और मामले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से तलबा से जुड़े हुए जिनको आप देख रहे हैं जिन पर यूएपीए लगाया गया है? यूएपीए का तो ये मैं गुलफिशा का अकेला ही देख रहा हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर जो हमने मुद्दा उठाया है वो इन सभी केसेस को फायदा पहुंचाएगा, और अगर हम कामयाब होते हैं तो इन सब के ऊपर से यूएपीए का मुकदमा हटने की उम्मीद है। अगली समाअत कब है इसकी? अगली समाअत इसकी 29 तारीख को है, इसी महीने की। कोर्ट ने एक छोटी डेट ही दी है। अच्छा, इसमें बुनियादी बात यह है कि दिल्ली पुलिस इससे इतनी ज्यादा एकदम अटेंटिव हो गई है कि उन्होंने एक जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे देश के जी जी, अमन लेखी साहब जी जी, उनको एंगेज कर लिया है। और इस पे जो दिल्ली पुलिस के लिए स्टैंडिंग काउंसिल है राहुल मेहरा साहब जी जी जी, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन भी किया कि ये क्या जरूरत है कि ये बाहर से और इतने बड़े वकील को लाया जाए। मैं तो दिल्ली पुलिस का वकील हूँ। तो कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उन दोनों में आपस में काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई थी इस बारे में। तो हम क्या उम्मीद करें सर कि आने वाले दिनों में जब समाप्त होगी तो इस पूरे मुकदमे को आप किस लेवल तक आप ले जा सकेंगे उन्हें छुड़ाने के लिए? और ऐसे बहुत जी जी जी, बुनियादी
तौर पे हम कुल हैं कि इसमें उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इनको सारी कार्रवाई करी आज तक, तो वो सारी कार्रवाई गैर कानूनी हो गई, सारी इन्वेस्टिगेशन गैर कानूनी हो गई, और क्योंकि कस्टडी भी गैर कानूनी अभी तक, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए, ये हमारी पिटीशन है। तो इसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा, यूएपीए वाले जितने भी लोग ये बंद हैं इसमें, जो भी जामिया वाले लोग जितने भी बंद हैं या इशरत जहां बंद है, तो इसका फायदा इंशाल्लाह सबको मिलना चाहिए। एक तरह से आप ये जो देख पा रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो लगातार एक तरह से पर्दे से गायब नजर आ रहे हैं, और इस दरमियान 16 मार्च से लेकर के लगातार CANRC के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो मुहिम चला रहे थे, उनको एक एक करके उठाया जा रहा है। तो आने वाले जो अगर ये लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद की जो सिचुएशन होगी CANRC लेकर, उस पर भी आपकी कोई अपनी राय है क्या कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? देखिए, ये एक तो बीजेपी गवर्नमेंट में जैसा किसी और पार्टी में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या सत्ता में अपने आप को सत्ता बदलने के लिए पार्टी के अंदर की जो लड़ाई होती है, वो तो साफ जाहिर हो ही रही है इससे जी। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जो ट्रम्प साहब की विजिट थी, उसी दौरान ये दंगे कराने में दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत लगाई आरएसएस के गुंडों के साथ मिलकर। तो इससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली पुलिस की मंशा ट्रम्प साहब की विजिट खराब करने की साफ तौर पे जाहिर हो रही है, तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। दूसरा, CANRC और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कमजोर करने के लिए वो एक पूरी आरएसएस की मिलीजुली जो साजिश है वो चली रही है, तो वो तो एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन ये जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है वो भी इससे एक साफ जाहिर हो रही है कि बीजेपी में भी अब प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी जो है अंदरूनी तौर पे भी बढ़ रही है। उसी का नतीजा है कि बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ जाके भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि शायद प्रधानमंत्री साहब अपने जो पब्लिक के खिताब होते हैं उसमें नहीं कह रहे, उसके बरखिलाफ बहुत सारे मंत्री जाके बात कर रहे हैं। सर, आप बहैसियत एक एडवोकेट तो आप लोगों के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहैसियत एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप एक बड़ा काम, बड़ी तहरीक चला रहे हैं देश भर में। इस वक्त आपकी उस तहरीक का क्या हाल है? नहीं, तहरीक देखिए पूरी मजबूती के साथ चल रही है। ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से आप लोगों को सड़क पे नजर नहीं आ रही है। CANRC का जो प्रोटेस्ट है वो भारत का संविधान बचाने का प्रोटेस्ट है, और वो एक जद्दोजहद है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुल्क का संविधान बनाया है, जो संविधान ही देश है जी, तो उसको हम किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे, चाहे हम लोगों को जेल में बंद किया जाए या फांसी चढ़ा दिया जाए, उससे हम बिल्कुल भी नहीं घबराते। और ये जो लोग सब भी लोग बंद हुए हैं, ये सब लोग हीरो हैं हमारे देश के, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब जैसे ही लॉकडाउन बंद होता है, जो शाहीन बाग की तर्ज पे प्रोटेस्ट चल रहे थे वो मेरे ख्याल से कम से कम भी 10 गुना ज्यादा ताकत से दोबारा शुरू होंगे। ये मैं खुले तौर पे ऐलान कर रहा हूँ आपके जरिए से भी, और बार बार कर रहा हूँ इस बात का। कोई भी इस बात में शक व शुबा ना रखे कि हम लोग किसी भी कीमत पे किसी भी हालत में मुल्क का संविधान बचाएंगे और मुल्क को बचाएंगे। CANRC जो है मुल्क के संविधान पे हमला है। रिजर्वेशन खत्म करने की जो साजिश की जा रही है सरकार द्वारा SC/ST की, वो मुल्क के संविधान पे हमला है। हम लोग किसी भी हालत में जो अम्बेडकरवादी हैं, ये मनुवादियों की इस चाल को नाकाम करेंगे, संविधान को जिताएंगे, भारत जीतेगा और मनुवाद हारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया। बहुत ही कम वक्त में आपने बहुत अहम बातें की हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में और भी आपसे मुलाकात करेंगे और ऐसी विषयों पर आप बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमें आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एशिया टाइम्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एशिया टाइम्स को अल्टरनेटिव मीडिया बनाने की हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दें।